हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 11th का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इस लेसन का जो हम आज टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट टिश्यूज़। ना ये टिश्यूज़ जो टॉपिक हम लेने वाले हैं ये आपका इसका कुछ बेस ऑलरेडी बना हुआ है। यू हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस लेसन इन क्लास 9th। तो ये 9th से कुछ कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं और आपको ये बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा एंड इट विल गो वेरी स्मूथली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स टिश्यूज। तो टिश्यूज के बारे में बात करते हैं तो हमें ये मालूम है कि टिश्यूज क्या है। टिश्यूज बनते हैं हमारे बहुत सारे सेल्स के ग्रुप को मिलाकर बनता है टिश्यू। ये हमने स्ट्रक्चरल लेवल पढ़ा हुआ है कि सेल्स से टिश्यूज बनते हैं। एक जैसे टिश्यूज जब मिलके काम करते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे कि अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं आपके, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इन सिस्टम्स में है बहुत सारे ऑर्गन्स। जैसे अगर हम बात करते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तो उसके ऑर्गन्स हैं, आपके ग्लैंड्स हैं, आपके स्टमक है, इंटेस्टाइन है। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें आपके जो ऑर्गन्स हैं वो हार्ट है। अब ये जो ऑर्गन्स हैं ये मिलके बनते हैं टिश्यूज से। और टिश्यू क्या है? टिश्यू है आपका वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो इकट्ठा मिलकर कोई काम करता है। ये सिर्फ सेल्स नहीं है, इसके पास इस टिश्यू में सेल्स और उसके साथ साथ उसका इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू। तो कुछ डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये अगर आपका एक टिश्यू है, एक जनरलाइज सा डायग्राम है कि किसी भी टिश्यू में बहुत सारे सेल्स होंगे और सेल्स कैसे होंगे, जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होंगे, प्लस इसमें बहुत सारा मैट्रिक्स होगा। ये सभी सेल्स और मैट्रिक्स मिला करके बनाते हैं टिश्यू। और टिश्यू जो है आपका कोई एक स्पेसिफिक काम करता है। अब अगर हम अपना डाइवर्सिटी की तरफ देखें कि हमारे कौन से ऑर्गेनिजम्स के पास क्या चीज़ें हैं, तो पॉरीफेरा जो हमारा फाइलम है वो सिर्फ सेल्यूलर लेवल पर आकर रुक जाता है। टिश्यूज आपको नाइडेरिया में देखने को मिलते हैं और इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीस से आगे जाकर आपको ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स ये सब मिलते हैं। ये आप उस लेसन में इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। तो ये मैंने वहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट करके आपके लिए यहाँ रखा है कि कैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये तो था आपका टिश्यू का बेसिक। आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं कि टिश्यूज़ के टाइप्स क्या हैं। बेसिकली ह्यूमन बींग्स में एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं। 4 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। एक है आपका एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है आपका कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा आपका जो है वो नर्वस टिश्यू। तो इन चारों टिश्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू आपका कैसा टिश्यू है? ये टिश्यू आपको 2 फॉर्म में मिलता है, सिंगल और कंपाउंड। ठीक है, यहां से हम इसको देखते हैं। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपी मीन्स अपॉन, थीलियल मीन्स ग्रोथ, मतलब ये किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, मतलब जो भी ऑर्गन है ऑर्गन के ये ऊपर है। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस विच आइदर फेसेस द बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरमेंट। तो आपको एपिथेलियल टिश्यू कहाँ मिलता है? हर वो पॉसिबल जगह जो आप सोच सकते हो वो एपिथेलियल टिश्यू है। मतलब फ्री बॉडी सरफेस को भी कवर करता है, बॉडी फ्लूइड्स को भी जहाँ से बॉडी टच कर रही है, और आउटसाइड द एनवायरनमेंट भी जहाँ बॉडी टच कर रही है। ये समझना थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम की फॉर्म में समझते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये एक ह्यूमन बॉडी है, रफ स्ट्रक्चर हमने ह्यूमन बॉडी का बनाया है जो कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। ये थोरैसिक कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा डायग्राम है
कुछ दिखने में अच्छा भी नहीं है, लेकिन हमारा काम चल जाएगा। तो अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें, ह्यूमन बीइंग को स्टडी करें, तो एपिथेलियल टिश्यू कहता है मैं हर जगह मिलूंगा तुमको जहाँ पर भी बॉडी एनवायरनमेंट के साथ टच में है। तो चलिए जी, ये स्किन के ऊपर जो पोर्शन बना हुआ है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। बढ़िया बात है। हर ऑर्गन को कवर करूंगा, ठीक है, ये ऑर्गन्स को कवर कर रहा है, अंदर से भी बाहर से भी। बॉडी वॉल को कवर कर रहा है, बाहर से भी बॉडी वॉल को कवर कर रहा है, अंदर से भी। अंदर जहां जहां फ्लूइड आएगा वहां वहां पर भी एपिथेलियल टिश्यू आपका कवर करेगा। यहाँ पर ये देखिए, ये थोरैसिक कैविटी बनी। थोरैसिक कैविटी आपकी वो कैविटी होती है जहाँ पर आपके हार्ट, लंग्स, ईसोफेगस ये सब होते हैं। फिर आपकी एब्डोमिनल कैविटी आ गई। एब्डोमिनल कैविटी में क्या है, आपका स्टमक है। लास्ट में आपकी ये पेल्विक कैविटी आ गई जिसमें कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो बॉडी कैविटीज को कवर कर रहा है, ऑर्गन्स को कवर कर रहा है, ऑर्गन्स को अंदर बाहर दोनों तरफ से कवर कर रहा है। स्टमक के अंदर फ्लूइड है तो यहाँ से भी कवर कर रहा है। तो ये आपका एक कवरिंग टिश्यू है जो आपका हर ऑर्गन को कवर कर रहा है, ठीक है। नाउ जो ये आपका एपिथेलियल टिश्यू है, ये एक बार डायग्राम दोबारा देखते हैं, ठीक है। जो बाहर की कवरिंग है इसकी, वो तो हम बोल देते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अब इनके अलग अलग जगह पे होने की वजह से हमने इनके अलग अलग नाम रख दिए। जो बॉडी वॉल को कवर कर रहा है अंदर की तरफ, एक तो बाहर की तरफ है वो एपिथेलियल टिश्यू हो गया। जो अंदर की तरफ है उसको हम बोलते हैं पेराइटल पेरिटोनियम। और जो हमारे विसरल ऑर्गन्स यानी कि वाइटल इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स को कवर कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं विसरल पेरिटोनियम। अब ये पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम को टुगेदर मिलाकर हम बोलते हैं मीजोथीलियम, ठीक है। ये हुई इसकी लोकेशन की बात कि कहाँ कहाँ पर आपके ये टिश्यूज हैं। अब बात करते हैं हम कि एपिथेलियल टिश्यू के कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि एपिथेलियल टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस विच आइदर फेसेस बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट। अब देखिए, आपने ये भी देखा है, ये हमारी पूरी बॉडी की क्या बनाता है, कवरिंग बना रहा है बाहर से या अंदर से, ये सबकी लाइनिंग बना रहा है। तो ये कवरिंग या लाइनिंग कर रहा है। अब सोच के देखो कि अगर किसी चीज़ को कवर करना है तो उसके सेल्स कैसे होने चाहिए, क्या उन सेल्स के बीच में गैप चलेगा? अगर किसी चीज़ को हम कवर करना चाह रहे हैं तो उनके बीच के सेल्स के बीच में हम गैप नहीं चाहेंगे, तभी तो ठीक से कवर होगा। तो इसके सेल्स भी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, इनके बीच में स्पेसेस बहुत कम है और इनका इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, कैसा कैसा है? एपिथेलियल टिश्यू का पहले तो हम देखते हैं पर्पस क्या है। पर्पस इसका है कवरिंग ऑफ ऑल द बॉडी ऑर्गन्स। इट फॉर्म्स द इंटरनल लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन्स एंड द कैविटी, और ये ग्लैंड्स बनाने के भी काम आता है। तो ये सब इसका काम है। अब इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू में ऐसी क्या खास बात है। ये तो इसके काम है, उसका काम क्या है, कवर करना बॉडी ऑर्गन्स को, लाइनिंग को, ग्लैंड्स बनाना, ये सब इसके काम है। लेकिन इसके फीचर्स क्या हैं, क्या इसकी स्पेशल क्वालिटी है? इसकी स्पेशल क्वालिटी है कि एक तो इसकी हाई रीजनरेशन है, मतलब अगर ये टूट फूट जाता है तो ये जल्दी से अपने आप को ग्रो कर सकता है, ये होता है रीजनरेशन, ठीक है। कुछ ये अभी सभी टिश्यूज के पास सेम तरह की रीजनरेशन नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो हमारे नर्वस टिश्यू हैं या जो न्यूरॉन्स हैं वो लाइफ में दोबारा ग्रो नहीं करते, एक बार डैमेज हो जाते हैं तो उनमें ग्रोथ दोबारा देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो एपिथेलियल टिश्यू है, डेड हो रहे हैं, नए सेल्स उनके बन रहे हैं, बहुत फास्ट रिप्लेस होते हैं, तो इनकी हाई रीजनरेशन प्रॉपर्टी है। ए वैस्कुलर, ये भी बहुत हैरानी की बात है कि उसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं है। ए वैस्कुलर, ए मतलब जहाँ ए वर्ड आ जाता है मतलब एब्सेंस, तो यहाँ पर वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंस है। पर हाँ, नर्व्स इसमें प्रेजेंट है। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि नर्व्स और वेसल्स में क्या फ़र्क है। नर्व्स जो है वो आपकी नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो बॉडी में आपके मैसेजेस को लाने और ले जाने का काम करते हैं, जबकि ब्लड वेसल्स जो आपकी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हैं वो ब्लड को लाने और ले जाने का काम करती हैं,
तो एपिथेलियल टिश्यू की क्वालिटी क्या है? उसके पास ब्लड वेसल्स नहीं है, उसके पास नर्व्स हैं। अब बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई अगर इनके पास ब्लड वेसल्स नहीं हैं तो कैसे ये अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अपना वेस्ट प्रोडक्ट देते हैं और इनका काम कैसे चल रहा है? तो ज़रा इसके बारे में हम थोड़ा सा एक डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं। ये आपका कुछ एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स ऐसे ही नहीं रखे रहते। एपिथेलियल टिश्यूज के सेल्स को रखने के लिए एक बेसमेंट मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर है। ये आपके एवैस्कुलर है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है लेकिन इसमें नर्व्स हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर नर्व्स हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रखे हुए एपिथेलियल टिश्यू और इनमें नर्व्स आ रही हैं, यानी कि आप सेंसिटिव हैं। एपिथेलियल टिश्यू सेंसिटिव है टच को, हीट को, और भी बाकी के जो हमारे नर्वस इम्पल्स जनरेट करने वाले स्टिमुलस हैं उनको लेकर के ये एक्टिव है। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो रेस्ट करती है, मतलब उसके नीचे जो लाई कर रहा है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू में ये ब्लड वेसल्स हैं, तो यहाँ ब्लड वेसल से आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन में न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होकर के एपिथेलियल के पास जाते हैं। ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन की एक क्वालिटी है कि ये नॉन सेल्यूलर है, इट इज नॉट मेड अप ऑफ एनी सेल्स। तो ये तो था आपका एपिथेलियल टिश्यू का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पर भी ड्रॉ करके दिखाई हुई है कि एपिथेलियल टिश्यू के बेस में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एपिथेलियल सेल्स को। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एपिथेलियल सेल। अब टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, अब यहाँ पर एक डायग्राम में अगर हम दोबारा चलें तो आप ये जरा सा सोच के देखिए कि अगर हमारी स्किन के ऊपर सेल्स लगे हुए हैं और हमारी बॉडी कैविटी के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर सेल्स लगे हुए हैं, तो क्या ये सेल्स और ये सेल्स या ये टिश्यू, पूरा ये टिश्यू सेम हो सकते हैं? नहीं, दोनों सेम नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट बाहर का भी अलग है, उसको अलग एनवायरनमेंट झेलना पड़ रहा है, यहाँ अंदर एनवायरनमेंट अलग तरीके का है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन, ठीक है, अब कई जगह पर देखिए क्या है, स्टमक है, ये ईसोफेगस है, यहाँ पर कुछ नहीं होना, स्टमक के अंदर डाइजेशन भी होना है, फिर आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होना है, और सबको अगर एक जैसा ही कवर कर दे तो काम नहीं चलेगा। तो अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं एपिथेलियल टिश्यू की। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज कौन से हैं और कितनी तरह के हैं। एपिथेलियल टिश्यूज को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल नाम से समझ आ रहा है कि वो सिंपल स्ट्रक्चर होगा, यानी कि वो सिंगल लेयर का है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये दिखाया है, ये एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, सिंगल लेयर का है। और जो नीचे डायग्राम में मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है जो कि लेयर्स में है, इसमें मल्टी लेयर है, बहुत सारी लेयर्स हैं। यहाँ मैंने 2 लेयर्स दिखाई हैं, ये मल्टी लेयर्स में है। ठीक है, तो लेयर के बेसिस में हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर वो एक सिंगल सेल में है, एक सिंगल लेयर ऐसे बनी हुई है, इसकी कुछ इस तरह की एक सिंगल लेयर है, तो इट इज़ अ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और अगर एक इसके ऊपर अलग अलग तरह की लेयर्स, ऐसे एक लेयर और उसके ऊपर एक और लेयर ऐसे करके बनी हुई है, तो वो बन जाता है आपका कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब अगर देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, ये आपको कहाँ चाहिए होगा? जहाँ पर बहुत सारी लेयर्स हैं। कहाँ आपको इतनी सारी लेयर्स वाली चीज़ चाहिए होगी? जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपको प्रोटेक्शन मिले। और प्रोटेक्शन किस किस चीज़ से लेनी चाहिए आपको? कहीं बहुत ज़्यादा केमिकल रिलीज हो रहा है, आपको वहाँ से ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना है, या कोई मैकेनिकल स्ट्रेस, आपकी जैसे स्किन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस, प्रेशर पड़ रहा है, एनवायरनमेंट का भी है। ठीक है, तो उस जगह पर हमको मल्टी लेयर या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हमको कहाँ चाहिए होंगे? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हमको वहाँ चाहिए होंगे जहाँ हमको डिफ्यूजन चाहिए, कि भाई किसी सरफेस से आराम से डिफ्यूजन हो सके, किसी सरफेस से आराम से फिल्ट्रेशन हो सके, वहाँ पर भी हम चाहेंगे हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हो।
अगर हमें सरफेस से एब्जॉर्प्शन करानी है तो भी हम चाहेंगे कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हो, इसके साथ साथ कहीं पर सिक्रीशन हो रही है, कोई चीज़ें सिक्रीट हो रही हैं, वहाँ पर भी आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ही मिलेगा। तो अब कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये? अगर ऐसी सारी चीज़ों के लिए हमें चाहिए तो इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट्स में, ट्यूब्स में, इन सब जगह पर आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। अब सिंपल के भी आगे आपके कुछ फॉर्म्स हैं। सिंपल के आपके कौन से फॉर्म्स हैं? एक आपका है सिंपल स्क्वामोस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनार एंड ग्लैंडुलर। अब स्क्वामोस कैसा है आपका? स्क्वामोस टिश्यू वो है आपका जो कि आपको ऐसा दिखेगा, बिल्कुल एक फ्लैट स्ट्रक्चर की फॉर्म में, ऐसे बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर की फॉर्म में, ऐसे फ्लैट सेल्स हैं इसके, ये इस तरीके के आपका स्ट्रक्चर दिखेगा जो आपका क्या है? स्क्वामोस। ठीक है। क्यूबॉइडल, नाम से पता चल रहा है कि ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगी, अगर हम बनाएं या ना बनाएं, हर एपिथेलियल टिश्यू एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर है। अब क्यूबॉइडल में कैसा रहेगा? क्यूब शेप्ड सेल, थोड़े से क्यूब शेप, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल, क्यूब की फॉर्म में। यू ऑल नो दी स्ट्रक्चर ऑफ अ क्यूब। अब स्क्वामोस क्या है? जैसे कि मतलब किसी सेल को बिल्कुल पिचका दिया, चपाती की तरह फ्लैट। क्यूबॉइडल आपके कैसे हैं? क्यूबॉइडल आपके क्यूब शेप हैं। और कॉलुमिनार, कॉलुमिनार मतलब टॉल कॉलम्स के जैसे, ऐसे लंबे लंबे, ये इस तरीके के सेल्स जो होंगे वो आपके कॉलुमिनार सेल्स होंगे। लॉन्ग कॉलम शेप्ड सेल्स, दे आर नोन एज कॉलुमिनार। और ग्लैंडुलर क्या है? जो कि कुछ सिक्रीट कर सकते हो, वो कहलाते हैं आपके ग्लैंडुलर। चलिए अब एक एक को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू देखिए कैसा है, बिल्कुल फ्लैट टिश्यू है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है। इसकी बाउंड्रीज थोड़ी इर्रेगुलर बाउंड्रीज हैं, कोई बाउंड्री नहीं है, और इसको हम पेवमेंट एपिथेलियल के नाम से भी जानते हैं। अब ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? अब यहाँ पर जो आप ये लेसन पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हर टिश्यू की लोकेशन लर्न करके रखनी है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस द लोकेशन ऑफ दीज टिश्यूज, क्योंकि यही मोस्टली क्वेश्चन ही यहीं से बनता है कि ये टिश्यू कहाँ पर है या इस जगह पर कौन सा टिश्यू है। तो बेसिकली आपको वो बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो जैसे हमने पढ़ा कि फंक्शन कैसे हैं एपिथेलियल टिश्यू के, सिंपल के, ये डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाता है, ये फिल्ट्रेशन की जगह पर लगता है, और ये कवरिंग बनाता है। 3 फंक्शंस हो गए इसके। अब डिफ्यूजन कहाँ कहाँ हो रही है? डिफ्यूजन आप देखते हैं ऐसे एल्वियोली ऑफ लंग्स में। ठीक है, ये लंग एल्वियोली है। अब एल्वियोली तो सबको मालूम ही होगा कि लंग का लास्ट पार्ट जो एयर सैक्स हैं लंग के, उनको लंग एल्वियोली बोलते हैं। और इस एल्वियोली के अंदर जो लंग्स में से एयर आ रही है, ऐसे होती होती सभी नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, आते आते लास्ट में कहाँ जाती है? एयर सैक्स, जिनको हम एल्वियोली कहते हैं। अब ये एल्वियोली कवर हो रखे हैं पूरे के पूरे ब्लड वेसल्स के साथ। तो ब्लड वेसल्स के साथ कवर होने की वजह से क्या है, जो ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट है वो ईजिली डिफ्यूज़ होकर ब्लड को मिल जाएगी, और जो ब्लड में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है वो ईजिली डिफ्यूज़ होकर के एल्वियोली के अंदर चली जाएगी। ठीक है। अब ये लंग्स एल्वियोली में प्रेजेंट है। ठीक है। अगर ये लंग एल्वियोली में प्रेजेंट है तो सोचो ब्लड वेसल में क्या प्रेजेंट होंगे? ब्लड वेसल में भी आपके एपिथेलियल टिश्यू ही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ से भी डिफ्यूजन हो रहा है एयर का। तो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इवन हार्ट इज लाइंड बाय स्क्वामोस एपिथेलियल, और इसका स्पेशल हमने नाम क्या रख दिया था? एंडोथीलियम। है एपिथेलियम ही ये, क्योंकि एक अलग जगह पे है तो इसलिए इसका अलग नाम दे दिया एंडोथीलियम। तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा? डिफ्यूजन बाउंड्रीज में। डिफ्यूजन बाउंड्री किस में? लंग्स के साथ और ब्लड वेसल्स में, कैपिलरीज के साथ। इसके साथ साथ लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में भी आपको यही मिलेगा। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कैसे है? अब ये अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाएं उसका,
नेफ्रॉन का, तो ये बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये एक मिनट दोबारा से ड्रॉ करते हैं। स्टार्टिंग में आपका ये बोमेंस कैप्सूल और फिर ये आपका पीसीटी, फिर ये आपका लूप ऑफ हेनले यहाँ से स्टार्ट होता है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले चल रहा है और यहाँ पर ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आ गया, ठीक है। ये डिसेंडिंग और ये आपका आ गया असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और फिर आपका ये आगे जा कर के बन जाता है यहाँ से डीसीटी, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में भी आपको जो डिसेंडिंग लूप ऑफ एपिथेलियल लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पर भी आपको मिलेंगे एपिथेलियल टिश्यू। तो तीनों चीज़ें कर ली हमने, एल्वियोली ऑफ लंग्स, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और एंडोथीलियम, मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम को जो अंदर से लाइनिंग कर रहा है। तो ये तो डिफ्यूजन बाउंड्री वाली जगह हो गई। अब फिर फंक्शन में फिल्ट्रेशन की जगह पर भी आपका एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम कौन कर रहा है, ऑब्वियसली नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स में जो बोमेंस कैप्सूल है उसकी लाइनिंग बनाने का काम भी हमारा सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियल का है। अब हमने ये भी पढ़ा कि हमारा जो ये एपिथेलियल टिश्यू है कवरिंग करता है बॉडी की, तो वही है जो हमने यहाँ पे एंडोथीलियम पढ़ा है, वो तो है ही है। साथ के साथ आपका पेरिटोनियम या मीजोथीलियम जो कि आपके पेराइटल ऑर्गन्स या विसरल ऑर्गन्स को कवर करता है, जो भी हमने ऊपर डायग्राम में डिस्कस करा। तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए और हम आगे चलते हैं अब इसके साथ ही और पहुँचते हैं अपने बाकी के दो जो बचे हैं अभी, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनार को हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये दोनों लगभग सिमिलर से स्ट्रक्चर हैं, इनका ऑलमोस्ट सेम सा है। तो हम इसको कंपैरेटिव पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्यूबॉइडल हमने बताया कि क्यूब शेप आपका सेल्स होते हैं जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे हैं, और कॉल्यूमिनार ऐसे टॉल कॉलम टाइप, और ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे हैं। दोनों का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इसमें एक खास बात यह है कि इनका न्यूक्लियस ओवल शेप का है और बेस के पास प्रेजेंट है। जैसे क्यूबॉइडल का सेंटर में है, कॉल्यूमिनार का न्यूक्लियस बेस के पास है। कभी भी यहाँ सेंटर में मत बना देना इस न्यूक्लियस को, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियस कहाँ है, बेस के पास। और इन्हीं क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनार की मॉडिफिकेशन से ही आपके ग्लोबुलेट सेल्स बनते हैं जो कि आपके ग्लैंड्स का काम करते हैं और सिक्रीट करते हैं म्यूकस, जिसमें कि कॉल्यूमिनार स्पेशली आपके स्टमक के गॉबलेट सेल्स बनाते हैं। गॉबलेट क्या होता है, गॉबलेट ऐसे ये जो आप ये कप की शेप देख रहे हो जो एक्चुअली वाइन वाले कप्स होते हैं, उस कप की शेप को हम गॉबलेट शेप कहते हैं। तो ये कुछ उसी तरीके के ये सेल्स हैं, तो इसलिए इनका नाम है गॉबलेट सेल्स, जो स्टमक के अंदर म्यूकस सिक्रीट करते हैं। चलिए अब इनके बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलेंगे हमारे क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनार। क्यूबॉइडल हमको मिलते हैं गट्स ऑफ ग्लैंड्स में, क्यूबॉइडल हमको मिलते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ डीसीटी। डीसीटी हमने पढ़ा अभी यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल का, यहाँ पर ये रहा आपका डीसीटी जो पीछे आएगा, इसके पीछे यहाँ पर ये यहाँ से ये पीसीटी, और ऐसा ही स्ट्रक्चर पीछे की तरफ जो ये बनेगा ऐसे कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, दैट इज नोन एज योर डीसीटी। तो यहाँ डीसीटी में आपका आएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियल। और ये जो कॉल्यूमिनार है ये कहाँ है आपका, ये आपका पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है आपका कॉल्यूमिनार। तो ये ग्लैंड्स में प्रेजेंट है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। जो ये अगर कोई हम ग्लैंड बनाते हैं, ये ग्लैंड हमने बनाया तो इसकी जो ये डक्ट है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्लियर बनाते हैं इसको। ये अगर ग्लैंड है हमारा, तो ये जो डक्ट ऑफ ग्लैंड है, इतना हिस्सा ये बना हुआ है हमारा क्यूबॉइडल से। और कॉल्यूमिनार आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, गैस्ट्रो इंटेस्टिन जो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ग्लैंड्स हैं उसमें ये प्रेजेंट है। अब इनकी थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस भी हैं। अगर इनके ऊपर ये
माइक्रोविलाई लगे हुए हैं इस तरीके से, तो हम इनका नाम दे देते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। ठीक है, ये माइक्रोविलाई है और बिल्कुल ऐसा ही लुक देता है जैसे आपका बॉटल साफ करने वाला ब्रश होता है, कुछ उसी तरीके से ये आपको लुक्स देता है। तो ये माइक्रोविलाई हैं जो इनमें से प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विलाई एंड सीलिया। सीलिया आपका मूवमेंट में हेल्प करता है और विलाइज आपके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, जो कि आपने पढ़ा भी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई हैं एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं, तो विलाई आर मोस्टली फॉर दी एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर भी ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो विलाई का काम क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो अगर इनके ऊपर विलाइज लगे हुए हैं और ये क्यूबॉइडल है तो इसका नाम पड़ गया ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, और अगर विलाई लगे हुए हैं कॉल्यूमिनार के ऊपर तो इनका नाम पड़ गया ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमिनार। अभी हमने पढ़ा था कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में होते हैं कॉल्यूमिनार, और आपने विलाई भी सुन लिया यहाँ पर। तो कॉमन सेंस हमको बता देता है यहाँ पर कि ठीक है, विलाई कहाँ पर होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा हमको अच्छे से लर्न हो गया कि ये ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमिनाए हमारे लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में है, जहाँ पर कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी हमारी ग्लूकोज की। इसी तरीके से क्यूबॉइडल कहाँ पर है? ये जो हमने डीसीटी पढ़ा, अभी हमने ऊपर डीसीटी पढ़ा था यहाँ पर, और ये पीसीटी पढ़ा, तो ये पीसीटी जो है यहाँ पर हमारे प्रेजेंट है ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमिनार, ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमिनार क्यूबॉइडल एपिथेलियल। ठीक है, अब बात करते हैं हम सीलिएटेड। अगर इसमें सीलिया प्रेजेंट है, सीलिया ऐसे करके ये इधर भी अगर ये सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिया का काम क्या है? ऐसे झिक करके मूव करवाना। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आके अटक गया तो ये सीलिया एक वेवी मोशन क्रिएट करेंगे, और सीलिया की वेवी मोशन की वजह से ये ऐसी वेव्स क्रिएट करेंगे जिससे कि चीज़ों को आगे पुश करने में हेल्प मिले। तो ये प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं और ये चीज़ों को आगे पीछे पुश करने में मदद करते हैं। तो ये ब्रोंकियोल के सरफेस पे, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल पर ये होते हैं। और सीलिएटेड कहाँ होते हैं हमारे? सीलिएटेड कॉल्यूमिनार कहाँ होंगे? सीलिएटेड कॉल्यूमिनार हमारे होते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ये हमारे कहाँ है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और ये हमारे मिलते हैं फेलोपियन ट्यूब में। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये क्या काम कर रहे हैं? ये म्यूकस को पुश करने का काम कर रहे हैं। और फेलोपियन ट्यूब में ये क्या कर रहे हैं? ये ओवम को पुश करने का काम कर रहे हैं। तो इनका काम क्या है? चीज़ों को पुश करके मूव कराना। तो यहाँ तक आई होप कि आपको सिंपल स्क्वामोस, कॉल्यूमिनार और क्यूबॉइडल, और कॉल्यूमिनार और क्यूबॉइडल के तीनों मॉडिफिकेशंस आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, जो ग्लैंड्स बनाता है हमारा। ठीक है, अब ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन सबसे पहले पढ़नी है हमने। ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो कोई सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जैसे आपके स्टमक में म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, वो एक ग्लैंड है। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स है जो सलाइवा सिक्रीट कर रहे हैं। आई में लैक्रिमल ग्लैंड्स है जो टीयर्स सिक्रीट कर रहे हैं। तो जब जो भी कोई सिक्रीट कर रहा है वो बनाएगा हमारा ग्लैंड। ठीक है, अब ये क्यूबॉइडल से भी बन सकते हैं और ये कॉल्यूमिनार से भी बन सकते हैं। अब ग्लैंड में कितने सेल्स हैं, इसके बेसिस पे हमने ग्लैंड्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करा है। एक है हमारे यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स और दूसरे हैं हमारे मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था यूनिसेल्यूलर ग्लैंड, ठीक है, ये मॉडिफाइड क्या है? कॉल्यूमिनार ग्लैंड है। ये गॉबलेट सेल है आपका, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? स्टमक में प्रेजेंट है और म्यूकस सिक्रीट करता है। ये आपका यूनिसेल्यूलर ग्लैंड का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आपका यूनिसेल्यूलर ग्लैंड का है पैनेथ सेल्स, जो आपके लाइजोसोम्स सिक्रीट करते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये आपके टीयर्स में, सलाइवा में, म्यूकस में प्रेजेंट होता है लाइजोसोम्स, जो आपको बैक्टीरिया, फंगस एक्सेट्रा से बचाता है। ठीक है, तो ये आपके यूनिसेल्यूलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गॉबलेट सेल्स। बार बार आपको कई जगह पर इसको पढ़ने को मिलेगा। गॉबलेट सेल्स स्टमक में है, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और ये है मॉडिफाइड कॉल्यूमिनार। अब इसके बाद हम बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड की। मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि एक पोर्शन जो इसकी बनाता है डक्ट, और नीचे का जो ये बॉल शेप पोर्शन आप देख रहे हो ये इसके सिक्रीटरी सेल्स हैं।
यानी कि बस ये सेल्स हैं जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। फिर यहाँ से ये सिक्रीशंस बॉडी सरफेस पे पहुंचाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ दीज डक्ट्स। तो ये है आपके मल्टीसेल्यूलर ग्लैंड्स। अब किसी में ये डक्ट होती है, किसी में ये डक्ट नहीं होती। अब वहाँ से भी हमारा एक और क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बन गया कि कुछ है हमारे डक्ट वाले ग्लैंड और कुछ है हमारे डक्टलेस ग्लैंड। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट। अब अगर डक्ट प्रेजेंट है, अगर ये डक्ट प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और अगर डक्ट नहीं है यानी डक्टलेस ग्लैंड है तो उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती है। अब जिसमें डक्ट प्रेजेंट है, जिसकी पाइप है, ठीक है, ग्लैंड है नीचे, उसके ऊपर उसकी पाइप है, ये हमने ग्लैंड बना दिया और ये इसकी पाइप बना दी। अब इसके पास तो पाइप है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अपनी सिक्रीशन बनाई और ये सारी सिक्रीशन जहाँ पर भी चाहिए वहाँ पर जाके ये डाल दी। जैसे कि आपके सलाइवरी ग्लैंड माउथ में है तो ये आपके ऊपर के और नीचे के जॉ में लगे हुए हैं और यहाँ से ये अपना स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं और आपके माउथ के अंदर ये स्लाइवा डाल देते हैं। ठीक है, अब ये स्लाइवा डाल देते हैं और आपका काम चलता रहता है। ये लेकिन कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जिनके पास डक्ट नहीं होती, दे आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। वो क्या करते हैं, वो अपना सिक्रीशन अपने आसपास ही बनाते रहते हैं, बनाया और दिया, बनाया और दिया, और इस सिक्रीशन को ये ब्लड वेसल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इनके पास कोई ऑर्गन नहीं है जिसमें ये कि डायरेक्टली वहीं जा करके सिक्रीशन दे रहे हैं। छोटे बच्चे की तरह है, जहाँ है वहीं पर अपना सिक्रीशन दिए जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है कि किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, हमारा काम है बनाना, हम अपना सिक्रीशन बनाते जा रहे हैं। और बनाते बनाते कहाँ डाल जा रहा है ये सिक्रीशन, बेचारा खुद से ये ब्लड वेसल्स के अंदर जा रहा है और ब्लड वेसल्स इसको पूरी बॉडी में घुमा रही है और इस जिस ऑर्गन को ज़रूरत है टारगेट साइट पर जाकर ये अपना काम करते हैं। तो ये है आपके ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये आपके एग्जाम्पल्स भी याद करने हैं, ग्लोबुलेट सेल, मैमरी ग्लैंड जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम रिलीजिंग ग्लैंड, ये सब आपके कौन से हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और जो भी आपके हॉर्मोन्स वाले ग्लैंड्स हैं वो आपके कौन से हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब आपका एक और तरह का ग्लैंड आता है जिसको हम बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं, ये वो ग्लैंड्स हैं जो दोनों तरीके से काम करते हैं, एंडोक्राइन तरीके से भी काम करते हैं और ये एक्सोक्राइन तरीके से भी काम करते हैं। अब दोनों तरीके से काम करते हैं, जैसे कि आपके पैनक्रियाज हैं, पैनक्रियाज दोनों चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने पैनक्रियाज को कहाँ पढ़ा है, आपने पैनक्रियाज पढ़ा है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले लेसन में, पैनक्रियाज सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। और आपने पैनक्रियाज एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ा है जो कि सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। तो ये पैनक्रियाज का अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कुछ पार्ट इसका जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट है, जिसमें देखो डक्ट वाले ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं जो कि आपका प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड इन सबको तोड़ेंगे ये। और दूसरा आपके कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसे हैं जिनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। इनके पास दो तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन और बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं आपके इंसुलिन। और ये दोनों ग्लूकागॉन और इंसुलिन मिल करके आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। कब बढ़ाना है ब्लड शुगर लेवल को, कब कम करना है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा इनको सिग्नल मिल रहा है, जो कि हम अपना एंडोक्राइन लेसन में कवर करेंगे। अभी तक आपको बस इतना देखना है कि पैनक्रियाज जो है वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि क्या कर पा रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, एक्सोक्राइन काम भी कर रहे हैं और एंडोक्राइन काम भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपके जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसमें टेस्टीज और ओवरीज भी आपके इसी कैटेगरीज में आते हैं। टेस्टीज और ओवरीज जो आपके हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स हैं, टेस्टीज हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, और बाकी इनके सिक्रीशंस भी हैं। ऐसे ही ओवरीज आपके ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं और इनके अपने दूसरे सिक्रीशंस भी हैं। सो दिस इज नोन एज योर एपिथेलियल टिश्यू। तो आज इस लेसन को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, नहीं
अभी हमारा एक टॉपिक रह गया कि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कैसे हैं। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में हम क्या करेंगे, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में आपके जो सेल्स हैं वो लेयर्स में हैं। लेयर्स में जो सेल्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, देखो ये डिपेंडिंग अपॉन उसकी स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेचेबल भी हो सकते हैं और नॉन स्ट्रेचेबल भी हो सकते हैं, यानी कि हम उनको खींच कर बड़ा छोटा कर सकते हैं इलास्टिक की तरह। तो जो स्ट्रेचेबल आपके कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स हैं वो आपके यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं। इसलिए हम बहुत सारा यूरिन कलेक्ट करके रख सकते हैं कि हमें ऐसा नहीं होता कि हम अपनी कैपेसिटी से थोड़ा ज़्यादा भी यूरिन को रोक के रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लैडर है वो स्ट्रेचेबल है। ठीक है, छोटे बच्चों का इतना नहीं होता, उनको फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करने की ज़रूरत होती है। दूसरा, उनका अपनी यूरिनरी की मसल्स पर कंट्रोल नहीं होता, वो हम धीरे धीरे कंट्रोल को डेवलप भी करते हैं। और नॉन स्ट्रेचेबल में आपके आते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड क्यों कहते हैं इनको हम, कंपाउंड एपिथेलियम को स्ट्रैटिफाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारी लेयर्स से बने हैं और लेयर्स को बोलते हैं स्ट्राटा। तो दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स और स्ट्राटा, और इनको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब स्ट्रैटिफाइड में अगर स्क्वैमोस के ही लेयर्स बने हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस। क्यूबॉइडल के लेयर्स बने हुए हैं तो उनको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। और अगर कॉलमनार के लेयर्स बने हुए हैं तो हम उनको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार। अब स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस में जो हमको देखने को मिलता है, उसमें अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन में हमको स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस देखने को मिलता है। बहुत सारी लेयर्स हैं, लेकिन स्किन में हमें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, और वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हमको किससे मिल रही है, केराटिन से। तो इसमें एक केराटिन की लेयर डिपॉजिट हो जाती है जो हमारी स्किन के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। तो इसलिए स्किन के जो ये सेल्स हैं, स्किन का थोड़ा सा डायग्राम हम यहाँ पर अगर देख लें तो हमको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्किन में ये हमारा एपिडर्मिस है जो आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस है। इसके नीचे हमारी ये बेसमेंट लेयर है, क्योंकि हमें मालूम है हर एपिथेलियल के नीचे बेसमेंट लेयर होगी। उसके नीचे हमारा ये है डर्मिस, और उसके नीचे हमारी ये फैट की लेयर है, जो हम बोलते हैं ना कि फैट्स हमारा डिपॉजिट है बीनीथ द स्किन। तो ये हमारी स्किन की सबक्यूटेनियस लेयर है, यानी कि स्किन के नीचे। क्यूटेनियस मतलब स्किन, सब मतलब उसके नीचे, तो बीनीथ द स्किन। और ये बनी होती है आपकी एडिपोस और एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू से। अब वो क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि आपका ये एपिडर्मिस है जो आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस से बना हुआ है। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर आपका डर्मिस है जो डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से है। यहाँ से अभी ये थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू का काम शुरू हो गया, इसे हम कनेक्टिव टिश्यू के टॉपिक में कवर करेंगे। लेकिन हमने इसको यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि हमको ये समझना था कि केराटिनाइज्ड का मतलब क्या है, कि इसमें केराटिन वाला प्रोटीन डिपॉजिट है जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। और यही अगर हम कहें कि हमारे स्ट्रैटिफाइड में केराटिन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें मल्टी लेयर चाहिए, तो वो मल्टी लेयर हमारी वहाँ पर प्रेजेंट होगी जहाँ पर ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस हैं। जैसे आपकी ओरल कैविटी, बहुत सारा खाना खाते हो, हर टाइम चबाते रहते हो, कुछ ना कुछ मुंह में बोलते रहते हैं, तो हमको उसकी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस हमारी ओरल कैविटी में प्रेजेंट है, फैरिंग्स में प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर हम रेस्पिरेट अपने ये डाइजेस्टिव सिस्टम की ही बात करें तो ओरल कैविटी, फैरिंग्स, ईसोफेगस और एनल कैनाल, ये 4 जगह तो आपकी कौन सी हो गई जो रिलेटेड है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से। इसके साथ साथ फीमेल में वेजाइनल ओपनिंग पर भी आपको स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियल देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल की, यानी कि लेयर्स। ये आपके लार्ज डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स मिलते हैं। तो जो ग्लैंड बना रहे हैं, ठीक है, ये ग्लैंड बनता है तो इसमें एक लार्ज डक्ट होती है, इसके बाद ये स्मॉल डक्ट्स आ जाती हैं जिनके आगे ये ग्लैंड्स की सिक्रीशन हो रही होती है। ठीक है, ये आपके बहुत सारे ऐसे ये लेयर्स बन गई हैं जिनमें यहाँ पर सिक्रीशन हो रही है। तो ये जो लार्ज वाली डक्ट है, एक मिनट इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं जब इतना किया ही है। तो ये तो आ गई आपकी स्मॉल डक्ट्स। जो ये लार्जर डक्ट बन रही है, बड़ी वाली डक्ट, इसमें हमारा स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल रहता है। भाई स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल की जरूरत तो पड़ेगी ना, यहाँ पर इतनी सारी सिक्रीशन आएंगी।
तो ऐसे ही याद कर सकते हैं हम इसको कि भाई ज़्यादा सिक्रेशन आ रही, ज़्यादा मोटी पाइप है तो मोटी पाइप हमारी एक तो स्क्वैमोस पतली नहीं बन सकती, दूसरा क्यूबॉइडल में भी हमें ज़्यादा लेयर्स चाहिए उसकी स्ट्रैटिफाई करने के लिए, तो ये हमारा लार्ज डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। और ये स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल कॉलमिनार आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी आई में प्रेजेंट है जो हमारा कंजक्टिवा बनाता है आई का, बस इसमें इतना ही हमें लर्न करने की ज़रूरत है। सो अब ये जो सेल्स हैं ये आपस में जुड़े भी रहते हैं, जो कि हमारा सेल जंक्शंस के नाम से जाना जाता है। अब ये सेल जंक्शंस क्या है, ये इंडिविजुअल सेल्स के बीच में एक लिंक बनाता है, यानी कि उनको जोड़ के रखता है, उनका स्ट्रक्चरल लिंक भी है, मतलब एक दूसरे के स्ट्रक्चर को जोड़ के रखना, और उनका फंक्शनल लिंक भी है, एक दूसरे के फंक्शंस को भी, मतलब कलेक्टिव रहेंगे तभी तो एक काम कर सकेंगे, तो उनको जोड़ के रखना, सेल जंक्शंस। और ज़्यादातर ये आपको एपिथेलियल सेल्स में ही मिलते हैं, लेकिन आपको न्यूरल और मस्कुलर सेल्स में भी मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा इनकी प्रेजेंस कहाँ है, एपिथेलियल सेल्स में। अब जंक्शंस कैसे कैसे हो सकते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जंक्शंस जो हमने पढ़ने हैं, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम्स और गैप जंक्शंस। ठीक है, टाइट जंक्शन नाम से पता चल रहा है कि बिल्कुल टाइट हैं, ऐसे करके जुड़े हुए हैं, बिल्कुल एक सेल से दूसरा सेल, एक टिश्यू से दूसरा टिश्यू, बिल्कुल टाइटली जंक्शन से जुड़े हुए हैं, और इनमें कोई भी चीज़ अंदर बाहर आ जा नहीं सकती। ये टिश्यू के अक्रॉस लीकेज को प्रिवेंट करते हैं। जबकि डेस्मोसोम्स जो हैं ये सेल्स को जोड़ कर रखते हैं, सीमेंट की तरह का काम करते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर कुछ ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कुछ ऐसे एक हाथ, जैसे एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ा हुआ है ना, ऐसे कुछ के इमेजिन कर सकते हैं आप। ये इनको एडहेरिंग जंक्शंस भी बोलते हैं, और ये भी सेल्स को पास रखने का काम करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा स्पेस रहता है, कम सा स्पेस है, लेकिन ये पूरा एक बीच में सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है। अब गैप जंक्शन जो है, गैप जंक्शंस उन सेल्स में पाया जाता है जो थोड़े एक दूसरे से दूर होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें आपस में ये गैप्स के थ्रू, जैसे आप ये कह सकते हो कि एक कनेक्शन पाइप जैसा कुछ बन गया, जो कि इनमें से आयंस को, प्रोटीन्स को पास करने में मदद करता है। तो टाइट जंक्शन में कुछ नहीं पास होगा। डेस्मोसोम्स या एडहेरिंग जंक्शन एक जैसे हाथ की तरह का जंक्शन है, उसमें से आएगा, और गैप जंक्शंस में से आपके मॉलिक्यूल्स इधर उधर पास हो जाएंगे। सो आई होप आपको एपिथेलियल टिश्यू अच्छे से समझ में आया होगा, एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप NCERT अपनी ज़रूर रीड करें, और उसके बाद इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्रॉब्लम यू कैन डेफिनेटली पुट अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड वेट फॉर अनदर पार्ट जो कि हम करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।